खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि सहारनपुर में बनाए जाने वाले इस आतंकी ट्रेनिंग सेंटर की कमान शाहीन को सौंपी गई। शाहीन को सौंपी जानी थी। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन को इस ट्रेनिंग सेंटर को बनाने के अलावा उसे चलाने का भी जिम्मा सौंपने की तैयारी थी, क्योंकि खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि जैश का प्लान यह था सहारनपुर के इस आतंकी सेंटर में आतंकियों की महिला ब्रिगेड तैयार की जाए। सूत्रों के मुताबिक इसी वजह से शाहीन को यह जिम्मा सौंपा गया था कि वो यूपी के सहारनपुर के आसपास ऐसी जगह की तलाश करे जहां लोगों का आना जाना न के बराबर हो। सूत्रों के मुताबिक उसे ये निर्देश दिए गए थे कि वो जगह आबादी वाले इलाके से दूर होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि उस जगह पर आतंक का एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर बनाने का प्लान था। और सूत्रों का दावा है कि शाहीन ने आतंक के इस कमांड सेंटर को एक एनजीओ की आड़ में चलाने का प्लान बनाया था। दावा किया गया कि वहां आगे की तरफ एक दवाखाना और मुस्लिम लड़कियों के लिए एक स्कूल बनाने की योजना थी। और सूत्रों के मुताबिक उस दवाखाने और स्कूल के पीछे आतंक की तालीम दिए जाने का प्लान था। मतलब जैश ए मोहम्मद का प्लान यह था कि यह संस्था किसी एनजीओ के नाम पर चले ताकि किसी को कोई शक न हो, और उसकी आड़ में शाहीन मुस्लिम लड़कियों को आतंकी ट्रेनिंग देने का काम करती। दावा किया गया कि इसके लिए विदेशों से फंडिंग तक जुटाई जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक शाहीन ने एनजीओ के नाम पर कई संस्थाओं से मदद की मांग की थी और दावा किया गया कि उन्हें यह जानकारी दी गई थी कि सहारनपुर में उस जगह पर मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल और एक दवाखाना खोला जाएगा। लेकिन खुफिया एजेंसियों से सूत्रों ने दावा किया कि उस दवाखाने और स्कूल की आड़ में वहां आतंक का बड़ा कमांड सेंटर बनाने की प्लानिंग हो चुकी थी। और दावा किया गया कि जानबूझकर वहां सामने की तरफ दवाखाना और लड़कियों का स्कूल बनाने की योजना बनाई गई थी, क्योंकि शाहीन का मानना था कि दवाखाने और स्कूल के नाम पर आई फंडिंग के नाम पर आया पैसा जांच एजेंसियों के रडार पर नहीं आता। सूत्रों के मुताबिक जो लड़कियां वहां आतंकी ट्रेनिंग के लिए पहुंचती हैं उन्हें मुंतजिमा नाम दिए जाने की योजना थी। दावा किया गया कि वही लड़कियां शिफ्ट के हिसाब से सामने की तरफ मौजूद दवाखाने और स्कूल में काम करती, और इस मुखौटे के पीछे शाहीन उन्हें जैश के आतंकी के तौर पर तैयार करने का काम करती। दावे के मुताबिक उन लड़कियों के रहने और खाने का इंतजाम भी उसी बिल्डिंग में किए जाने के निर्देश दिए गए थे ताकि बाहरी दुनिया से उनका संपर्क पूरी तरह कट जाए। मतलब जैश का प्लान यह था कि वहां आने वाली लड़कियां पूरी तरह उसके कंट्रोल में रहें। सूत्रों के मुताबिक शाहीन को यह हिदायत दी गई थी कि आतंक के उस कमांड सेंटर में जैमर भी लगाए जाएं, और वो इसलिए ताकि वहां ट्रेनिंग लेने के लिए आने वाली लड़कियां सोशल मीडिया वगैरह का इस्तेमाल न कर सकें। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक शाहीन को सख्त निर्देश थे कि वो इस कमांड सेंटर में जैमर भी लगवाए ताकि उन लड़कियों को कमांड सेंटर के बाहर की दुनिया के बारे में भनक तक ना लगनी पाए। सूत्रों ने दावा किया कि जैश का प्लान यह था कि उन लड़कियों का पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया जाए। उन्हें वही पढ़ाया जाए जो जैश के आतंकी चाहते हैं, वो वही सीखें जो जैश के मुताबिक उनके मकसद को पूरा करने में उनके लिए मददगार हो। और दावा तो यह भी किया गया कि सहारनपुर में तैयार किए जा रहे इस कमांड सेंटर में जैश के आतंक की ट्रेनिंग देने के लिए आते। मतलब जैश की कोशिश यह थी कि वहां ट्रेनिंग लेने के लिए आने वाली लड़कियों से जैश के कमांडर सीधी बातचीत करें ताकि उन्हें जिहाद के नाम पर पूरी तरह बरगलाया जा सके। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक शाहीन का प्लान यह था कि वो इस आतंकी सेंटर में जैश के आतंकियों को कभी मौलाना तो कभी इस्लाम का जानकार बनाकर लेक्चर देने के लिए बुलाएगी। लड़कियों के स्कूल के नाम पर चलाए जाने की वजह से अगर कोई लेक्चर देने के नाम पर वहां आता तो शक की गुंजाइश भी कम ही रहती। अनुमान जताया गया कि इसी वजह से शाहीन को ये निर्देश दिए गए थे कि वो स्कूल लगातार चलते रहना चाहिए, क्योंकि उसी स्कूल की आड़ में आतंक का ट्रेनिंग सेंटर चलाया जाना था। और सूत्रों ने दावा किया कि इस प्लान पर शाहीन पिछले 6 महीने से काम कर रही थी। मतलब उसे पता था कि उसे क्या करना है, कैसे करना है। दावा तो यह भी किया गया कि वो इस प्लान के लिए सीधे जैश के बड़े कमांडरों के साथ बातचीत कर रही थी, और सूत्रों के मुताबिक वो करीब 6 महीने से इसी काम में लगी हुई थी। आशंका जताई गई कि जैश ए मोहम्मद सहारनपुर में एक बड़ा कमांड सेंटर बनाने की तैयारी में था, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक शाहीन को यह जिम्मा सौंपा गया कि वो सहारनपुर में इतनी बड़ी जगह ढूंढे जहां कम से कम 10 कमरे हों। दावा किया गया कि वहां तहखाने में एक ट्रेनिंग हॉल बनाने की तैयारी थी ताकि वो लोगों की नजर में ना आए। और माना जा रहा है कि शाहीन को इसी वजह से इस काम में इतना वक्त लग रहा था, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जैश के कमांडरों ने शाहीन को साफ तौर पर यह निर्देश दिए थे कि उनकी एक भी शर्त में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। और इस सबके बीच दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच के दौरान डॉक्टर शाहीन को लेकर कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आईं। पुलिस के मुताबिक जांच में पता चला कि डॉक्टर शाहीन ने विदेश में शिफ्ट होने की चाहत में अपने पति से तलाक ले लिया था, और यह जानकारी डॉक्टर शाहीन के पूर्व पति डॉक्टर जफर हयात ने दी। डॉक्टर जफर हयात कानपुर के ही केपीएम नाम के सरकारी अस्पताल में तैनात हैं।
उन्होंने बताया कि डॉक्टर शाहीन के साथ घर वालों की मर्जी से उनकी शादी 2003 में हुई थी। करीब 10 साल सब कुछ ठीक रहा, 2 बच्चे भी हुए, लेकिन 2012 में उनकी शादी टूट गई। डॉक्टर जफर ने डॉक्टर शाहीन की एक जिद को तलाक की वजह बताया। बीच में एक बार उन्होंने मुझसे बोला कि क्यों ना करेंगे ऑस्ट्रेलिया वहां चला जाए। डॉक्टर जफर के मुताबिक उस वक्त उन्होंने अपनी पत्नी शाहीन को बहुत समझाने की कोशिश की थी और कानपुर और लखनऊ में रह रहे रिश्तेदारों का हवाला देकर कहीं बाहर जाने से इनकार कर दिया था। लेकिन डॉक्टर जफर हयात के मुताबिक उनके समझाने के बाद भी डॉक्टर शाहीन ने अपना इरादा नहीं बदला था और नतीजा यह हुआ कि करीब 10 साल बाद दोनों के बीच मतभेद शुरू हो गए थे। डॉक्टर जफर के मुताबिक समझाने के बावजूद डॉक्टर शाहीन ऑस्ट्रेलिया जाने की जिद पर अड़ी रही। मतलब वो ख्वाहिश थी कि यहाँ से कहीं बाहर जाके ज्यादा अच्छी लाइफ गुजारी जाए। तो मैंने कहा यार यहाँ कोई कमी नहीं, सारे रिलेशन हमारे यहाँ पे। कुछ महीनों की अनबन के बाद दोनों ने तलाक ले लिया था। डॉक्टर जफर ने बताया कि उनके दोनों बच्चों की कस्टडी कोर्ट से उन्हें ही मिली थी। डॉक्टर जफर के मुताबिक शादी टूटने के बाद उन्होंने डॉक्टर शाहीन से कोई संपर्क नहीं रखा क्योंकि उनके मुताबिक दोनों की राहें बिल्कुल जुदा हो चुकी थी। डॉक्टर शाहीन का नाम दिल्ली ब्लास्ट मामले में सामने आने के बाद डॉक्टर जफर ने भी हैरानी जताई क्योंकि उनके मुताबिक साथ बिताए गए करीब 10 साल में उन्हें कभी भी डॉक्टर शाहीन की गतिविधियों पर किसी तरह का शक नहीं हुआ। इस टाइप की एक्टिविटीज मैंने कभी उनको नहीं देखा और बिल्कुल ही नहीं था। डॉक्टर जफर ने बताया कि तलाक के बाद डॉक्टर शाहीन अचानक लापता सी हो गई थी क्योंकि ना तो उन्होंने परिवार से संपर्क किया था और ना ही मेडिकल कॉलेज में साथ में काम करने वाले किसी व्यक्ति को अपनी लोकेशन बताई थी। और ड्यूटी से लगातार गायब रहने की वजह से बाद में डॉक्टर शाहीन को 2021 में कानपुर मेडिकल कॉलेज से बर्खास्त कर दिया गया था क्योंकि कानपुर मेडिकल कॉलेज के मुताबिक डॉक्टर शाहीन ने न तो उसकी तरफ से भेजे गए नोटिस का जवाब दिया था और न ही ड्यूटी पर लौटी थी। इसी वजह से दिल्ली ब्लास्ट मामले में डॉक्टर शाहीन का नाम सामने आने के बाद जांच का दायरा उत्तर प्रदेश के कानपुर तक पहुंच गया और धमाके की जांच कर रही एक टीम कानपुर पहुंच गई। कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने भी एक स्पेशल टीम इस मामले की जांच के लिए बना दी। किन किन लोगों से ये इंटरेक्ट करते रहे हैं, तो सूचना एकत्रित करने के लिए जो टीम लगी हुई है। पुलिस ने बताया कि डॉक्टर शाहीन को 2006 में गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात किया गया था। 2009 में 6 महीनों के लिए उनका तबादला कन्नौज मेडिकल कॉलेज किया गया था, लेकिन 2010 में वो दोबारा कानपुर मेडिकल कॉलेज लौट गई थी। लेकिन कानपुर मेडिकल कॉलेज के रिकॉर्ड के मुताबिक साल 2013 में अचानक बिना किसी सूचना के ही डॉक्टर शाहीन लापता हो गई। उसने ड्यूटी पर आना बंद कर दिया। बाद में साल 2021 में मेडिकल कॉलेज ने उसे बर्खास्त कर दिया था और इसके बाद वो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगी थी और उस पर धमाके की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया गया। हालांकि डॉक्टर शाहीन के परिवार ने उसके बम धमाके में शामिल होने के आरोपों पर हैरानी जताई। गतिविधियों में जो लिप्त कहा जा रहा है वो बातें हो रही हैं जिस तरह की, तो मुझको तो विश्वास नहीं। अब मीडिया क्या दिखा रही है, अपने मन से दिखा रही है, क्या दिखा रही है वो मुझे पता। शाहीन के घर वालों ने बताया कि वो बचपन से ही पढ़ाई में होनहार थी। लखनऊ के एक सरकारी स्कूल से उसने 12वीं तक की पढ़ाई की थी। इसके बाद उसने मेडिकल की पढ़ाई के लिए होने वाली परीक्षा CPMT में टॉप किया था। परीक्षा पास करने के बाद 1996 में तब के इलाहाबाद और अब के प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में उसने MBBS में दाखिला लिया था और साल 2002 में पढ़ाई और इंटर्नशिप पूरी की थी। MBBS के बाद डॉक्टर शाहीन ने MD की डिग्री भी हासिल की थी। पढ़ाई के बाद उसने नौकरी शुरू की और घर वालों की मर्जी से शादी भी कर ली, लेकिन 9 साल बाद पति से तलाक ले लिया था। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक तलाक के बाद वो खतरनाक आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के संपर्क में आ गई थी और वहीं से उसकी जिंदगी ने नया मोड़ ले लिया था। वो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले डॉक्टर मुजम्मिल शकील के संपर्क में आ गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल ने ही शाहीन को अल फलाह यूनिवर्सिटी में एंट्री दिलाई थी। दोनों ने एक साथ वहां पढ़ाना शुरू कर दिया था और सूत्रों के मुताबिक वहीं पर वो धीरे धीरे आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के महिला विंग जमात उल मोमिनात के संपर्क में आ गई। और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन ने जैश के इस विंग की महिला कमांडर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था। और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन ने जैश के इशारे पर पढ़े लिखे युवाओं को आतंकी नेटवर्क में शामिल करने का काम शुरू कर दिया था। सूत्रों ने बताया कि शाहीन सीधे तौर पर पाकिस्तान में बैठे मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर के संपर्क में थी, क्योंकि सादिया अजहर ने ही जैश के महिला विंग को बनाया था और दुनिया भर में पढ़ी लिखी महिलाओं को आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद में शामिल करने का अभियान शुरू किया था। आतंकी मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर के पति को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर में मार गिराया था, क्योंकि भारतीय फौज के हमले के वक्त वो बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय में मौजूद था। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पति की मौत के बाद इसी साल अक्टूबर में सादिया अजहर ने
जैश के महिला विंग के विस्तार का काम शुरू कर दिया था। सूत्रों ने बताया कि सादिया ने भारत में अपने स्लीपर सेल के जरिए डॉक्टर शाहीन से संपर्क किया था और सूत्रों के मुताबिक जैश के इशारे पर ही दिल्ली में धमाके की बड़ी साजिश रची गई थी। धमाके की साजिश के मुख्य तौर पर 4 किरदार सामने आए, जिनमें डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर, डॉक्टर अदील और डॉक्टर शाहीन का नाम शामिल रहा। हालांकि दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में शाहीन का नाम सामने आने के बाद उसके भाई शोएब ने अपनी बहन और भाई परवेज से पल्ला झाड़ लिया। घर में आना जाना नहीं था उनका यहाँ पे। भाई 4 साल से जो है मतलब बहन का और 3 साल से भाई का आना जाना। दोनों का घर से कोई रिश्ता नहीं था, आना जाना मड़ियाओं में ही रहते थे परवेज रोजाना के बाद। हालांकि शोएब ने दिल्ली धमाका मामले में अपने भाई परवेज को निर्दोष बताया। इसके साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया कि उनकी परवेज और शाहीन से लंबे वक्त से बातचीत नहीं थी। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी पुलिस ने डॉक्टर परवेज अंसारी पर शिकंजा कस दिया। दोनों राज्यों की पुलिस टीमों ने एक ऑपरेशन के तहत परवेज के लखनऊ वाले घर पर छापेमारी की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के दौरान डॉक्टर परवेज के घर से मोबाइल फोन, लैपटॉप और हार्ड डिस्क समेत कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए और पुलिस ने जब्त सामान को जांच के लिए फॉरेंसिक टीम के पास भेज दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक छापेमारी में डॉक्टर परवेज के घर से 3 बड़े चाकू, कीपैड वाले 3 फोन, एक हार्ड डिस्क और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर परवेज स्मार्टफोन की बजाय कीपैड वाले फोन का इस्तेमाल इसलिए करता था ताकि ट्रैकिंग और डिजिटल निगरानी से बच सके। हालांकि सूत्रों ने बताया कि फोरेंसिक टीम ने डॉक्टर परवेज के घर से मिली हार्ड डिस्क और मोबाइल फोन से डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी ताकि आतंकियों के नेटवर्क और फंडिंग के बारे में अहम जानकारियां हासिल की जा सकें। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को पता चला कि डॉक्टर शाहीन का भाई डॉक्टर परवेज फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल के से लगातार संपर्क में था और आशंका जताई जा रही है कि वो डॉक्टर मुजम्मिल से बातचीत के लिए कीपैड वाले फोन का ही इस्तेमाल करता था। सूत्रों की अगर माने तो पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि डॉक्टर परवेज लगातार अपनी बहन शाहीन के संपर्क में रहता था, क्योंकि उसके घर से बरामद फोन के रिकॉर्ड से दोनों के बीच हुई बातचीत की पुष्टि हुई। डॉक्टर परवेज के घर छापेमारी के दौरान एक ऑल्टो कार भी बरामद की गई। कार पर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का गेट पास लगा मिला। जांच में सामने आया कि कार सहारनपुर के रहने वाले शोएब ने साल 2021 में डॉक्टर परवेज को बेची थी और इसलिए जांच का दायरा यूपी के सहारनपुर तक पहुंच गया। डॉक्टर शाहीन के भाई परवेज के बारे में पता लगाने के लिए पुलिस की एक टीम यूपी के आगरा भी पहुंची, क्योंकि आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज से ही परवेज ने डॉक्टरी की पढ़ाई की थी और पढ़ाई के बाद कुछ दिनों तक वहीं पर नौकरी भी की थी। उसने साल 2015 में आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की थी और साल 2016 में उसने इस्तीफा दिया और वो बाहर चला गया था। दिल्ली धमाके की जांच के सिलसिले में एटीएस, एसटीएफ और खुफिया एजेंसियों की टीमों ने आगरा पहुंचकर डॉक्टर परवेज की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी। जांच टीम ये जानने में जुट गई कि 10 साल पहले आगरा में पढ़ाई के दौरान परवेज किन किन लोगों के संपर्क में था।